मनीष लोधी, केशव वर्मा से बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप तक मेरी आवाज बहुत साफ साफ पहुंच रही होगी। आज अभी आपकी क्लास है। मैं इससे थोड़ी देर पहले ही, बस अभी 5-7 मिनट पहले ही सो के उठाऊं। आज सर में दर्द सा हो रहा था, शाम को मैं सो गया। वो मेरी अचानक से आंख खुल गई, देखा मैंने, यार ये तो 8:55 हो गए हैं, 9 बजे क्लास है। और सर दर्द एकदम बिल्कुल ठीक। मैंने चलो फटाफट क्लास करते हैं स्टार्ट। तो अभी धीरे धीरे जो है माहौल सब बनेगा भी, ऐसा लग रहा होगा आपको। कंचन गुणकरी नमस्ते सर। ऋषि नमस्कार। निखिल, पवन, प्रेम सागर, दया, सोनाली, फैजान, हुसैन, लोकेश, आकाश, सबको नमस्ते नमस्ते। वॉइस प्रॉब्लम कह रहे हैं कुछ बच्चे, कह रहा है निखिल करें इंदौर की धरती से प्रणाम। वॉइस में दिक्कत आ रही है क्या? 2-3 बच्चों का आ गया, 1 सेकंड रुकना। देखना भाई आवाज कैसी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑल ओके, 2-3 बच्चे कह रहे हैं कि वॉइस में दिक्कत है। तो ये सबको ही है कि ये 2-3 को ही है? ओ सब क्लियर है, ठीक है, चलो ठीक है। अब इसमें देखो बेटा, आज हम पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर तक, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ट्रांसफॉर्मर तक हमने कुछ बातें की थी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर तक पढ़ाया था ना। आज हम इस क्लास में लिखेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। देखो बेटा, जो किरचॉफ का जो पहला नियम है, इसका एक नाम और है, ध्यान रखना। इसे हम किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। तो कई बार ये भी आ जाता है कि जो किरचॉफ का पहला नियम है, इसे और क्या कहा जाता है? इसे किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ का धारा का नियम, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को किरचॉफ करंट लॉ भी कहा जाता है। किरचॉफ का धारा का नियम भी कहा जाता है पहले वाले को, किरचॉफ का धारा का नियम, किरचॉफ करंट लॉ। अब देखो, जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी जाते हुए कि अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि 12th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, वो भी हमारे से पूछ लेता है। जैसे किरचॉफ का नियम हो गए, इसके बाद मैं आपको कुलाम का नियम पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं आपको कैपेसिटर संधारित्र पढ़ाऊंगा। ये 12th क्लास के हैं, लेकिन ये भी हमारे से पेपर में पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में जानकारी रखनी है, लेकिन इसमें मोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। अब जो किरचॉफ का जो पहला नियम है, ज्यादा ही आसान है, तो इसे आप डिटेल में समझ भी सकते हैं। वरना एक लाइन जो पेपर में पूछी जाती है, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, जो आपको सबको याद करनी है, रटनी है, वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखो कहता क्या है, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ का जो पहला नियम है, ये कहता है कि मान लो कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक वैद्युत परिपथ है, और इस इलेक्ट्रिक सर्किट में मान लो कि बेटा कोई पॉइंट है ये, जिस पर बहुत सारे तार आकर मिल रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का कोई जंक्शन ले लूं, कोई संधि ले लूं, जंक्शन का मतलब होता है संधि का, जहां पर बहुत सारे वायर आकर मिल रहे हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिया। अब उन्होंने कहा हमारे से कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी जंक्शन पर अगर कोई मेरे से कहे कि मान लो कि यहाँ पे कुछ करंट आ रही है और इस जंक्शन से कुछ करंट जा रही है, कुछ करंट आई और कुछ करंट चली गई, तो ये मेरे से कहता है किरचॉफ का पहला नियम कि किसी जंक्शन पर जितनी करंट आएगी, ठीक उतनी ही करंट जाएगी। अगर मान लो कि आने वाली जो करंट है, अगर वो 20 एम्पियर की है, मान लो कि इस जंक्शन पर आने वाली टोटल करंट 20 एम्पियर है, तो जाने वाली भी 20 एम्पियर होगी। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कह दूं कि इस जंक्शन पर ये करंट आई I1, ये करंट आई I2, ये वाली करंट आई I3, और जो करंट गई वो कौन कौन सी है? I4, I5, I6। ध्यान सुनना, इसमें क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, यहां ध्यान से देखेंगे। जो बेटा जो करंट गई है वो कौन कौन सी है? ये गई है I3, I4, I5, I6। तो किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि किसी जंक्शन पर जो करंट आएंगी उतनी करंट जाएगी, यानी कि जो आने वाली करंट का जो है, जो आने वाली धाराएं हैं, इनका योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा, यानी कि 101% I1 प्लस I2 प्लस I3। तो 3 जो करंट आई है, इनका जितना भी योग होगा, ये जाने वाली करंट के योग के बराबर होगा। ये बराबर होगा I4 प्लस I5 प्लस I6 के बराबर। तो किसी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये तो इसकी स्टेटमेंट है। मैं इसे हिंदी में लिख दूं अगर, कि आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं के योग के बराबर, जाने वाली धाराओं का योग।
तो किसी जंक्शन पर जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी। तो पेपर में अगर आपसे पूछ कह दे वो कि वो किरचॉफ का पहला नियम है जो हमारे से कहता है कि किसी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा, सम ऑफ इनकमिंग करंट जो है वो सम ऑफ आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। तो कौन सा नियम है किरचॉफ का पहला नियम? इस चीज को इंग्लिश वाले से लिख सकते हैं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। अब देखो ये तो बेटा हो गया रटने वाली बात, ये तो पेपर में आपसे ऐसे पूछ ले कि आने वाली धाराओं का जो योग है जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा, तो किसी जंक्शन पर जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी। अब इसी बात को पेपर में आपसे ऐसे ही पूछ सकता है वो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये कोई वैद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट का एक जंक्शन है, इस पर एक करंट आई है, एक करंट आई है 4 एम्पियर और एक करंट आई है 9 एम्पियर और यहां से एक करंट गई है 3 एम्पियर। तो बताओ इस वाले तार से कितनी करंट जाएगी? मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है। अगर मैं कहूं कि किसी जंक्शन पर किसी पॉइंट पर ये बेटा एरो इस तरफ को आ रहे हैं, इस जंक्शन की तरफ को आ रहे हैं, यानी जो टोटल करंट आई वो कितना है 9 और 4 13 एम्पियर की। अगर यहाँ पे इस जंक्शन पर 13 एम्पियर की करंट आई है तो इस पॉइंट की तरफ अगर 9 13 एम्पियर की करंट आ रही है तो इससे दूर भी कितनी जानी चाहिए? 13 एम्पियर की करंट जानी चाहिए। यानी कि अगर ये 3 एम्पियर की करंट है तो आप सभी समझ गए होंगे कि 100% ये 10 एम्पियर की करंट होगी। तो 100% कितनी होगी? 10 एम्पियर की करंट। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है यही क्वेश्चन मैंने अभी अब यूट्यूब पे, आपको पता मैं क्लास लेता हूं सैटरडे संडे को, तो यूट्यूब पर हमने क्वेश्चन पूछा था। अगर 9 13 एम्पीयर करंट आ रही है तो इससे दूर भी कितनी जानी चाहिए? 13 एम्पीयर की करंट जानी चाहिए। यानी कि अगर ये 3 एम्पीयर की करंट है तो आप सभी समझ गए होंगे कि 100% ये 10 एम्पीयर की करंट होगी। तो 100% कितनी होगी? 10 एम्पीयर की करंट। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है यही क्वेश्चन मैंने अभी अब यूट्यूब पे, आपको पता मैं क्लास लेता हूं सैटरडे संडे को, तो यूट्यूब पर हमने क्वेश्चन पूछा था। देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे कर पाएंगे। ये क्वेश्चन जो आपसे पूछने वाला हूं ये किरचॉफ का पहला नियम अप्लाई करने के बाद में आपको करना है। तो देखते हैं कौन धुरंधर करेगा इसे। जैसे दो क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन तो बेटा ये है, इसने कहा हमारे से, बड़े ध्यान से समझेंगे, इसने कहा कि किसी, ये क्वेश्चन को मैं नंबर 1 डाल देता हूं नाम, पहले ये वाला मैं आपको समझाता हूं, अगले वाले के मैं आपके कमेंट देखूंगा। इसने कहा किसी वैद्युत परिपथ के नोडल बिंदु, नोडल बिंदु यानी कि बेटा जंक्शन, यानी कि संधि पॉइंट जहां पे बहुत सारे तारा के मिले, तो कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ के नोडल बिंदु पर 1 एम्पियर 2 एम्पियर और 3 एम्पियर की धाराएं नोड से दूर बह रही हैं, यानी कि 1 2 3 एम्पियर की धाराएं तो दूर जा रही हैं, और कह रहा है कि 2 एम्पियर 1 एम्पियर तथा आई एम्पियर की धाराएं नोड की तरफ प्रवाहित हो रही हैं। तो आई का मान ज्ञात कीजिए। टोटल करंट कितना दूर जा रही है? आप कहेंगे सर 1 2 3 यानी कि 6 एम्पियर की करंट दूर जा रही है, यानी नोड की तरफ 6 एम्पियर की करंट आनी भी चाहिए। तो एक है 2 एम्पियर, एक है 1, तो 3 हो गया, यानी 100% आई की वैल्यू 3 एम्पियर रही होगी। तो नोड की तरफ को कितनी करंट आएगी? 3 एम्पियर की। तो पहले का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इस चीज को यहां पर मैं बनाऊं आपसे, उसने कहा कि एक नोडल पॉइंट एक जंक्शन है, उससे कितनी करंट दूर जा रही है? 1 एम्पियर की करंट दूर जा रही है, एक करंट दूर जा रही है 2 एम्पियर की, एक करंट दूर जा रही है 3 एम्पियर की। तो देखो क्वेश्चन पढ़ के पता करो, वैद्युत परिपथ के नोडल बिंदु पर 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर की धाराएं दूर बह
रही हैं और 2 एम्पियर की 1 एम्पियर की और आई आ रही है इसकी तरफ को, तो 2 एम्पियर 1 एम्पियर और आई एम्पियर आ रही है इसकी तरफ को, तो बेटा जितनी करंट आती है उतनी ही करंट जाती है। तो जाने वाली धाराओं का योग 6 एम्पियर है तो आने वाली का भी 6 ही होना चाहिए, यानी कि आई की जो वैल्यू है 100% 3 एम्पियर होनी चाहिए और किधर होनी चाहिए, नोड की तरफ, तो 3 एम्पियर टुवर्ड्स द नोड, तो इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। ये सब बच्चे कर पा रहे हैं? शिवाजी जीना, एक तो भाई क्वेश्चन का नंबर लिखा करो और बार बार सेम कमेंट मत दोहराया करो। खुसरुद्दीन, अरुण कुमार सिंह, ये पायल कुमारी का गलत था पूरी क्लास में, बाकी सबका ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, जो मैंने अभी बनाया यहाँ पे। आपने चीज देखी कि भाई कितनी करंट दूर जा रही है, 1 2 3, ये टोटल 6 एम्पियर करंट दूर जा रही है, यानी 6 एम्पियर की करंट आई भी होगी, तो 2 और 1 एम्पियर तो ये टोटल 3 हो गया, यानी कि आई की जो वैल्यू 3 एम्पियर की रही होगी। ठीक है, ग्रुप डी एक्सप्रेस बैच में बेटा जो एक्सप्रेस बैच है ना, उसमें केवल वो था स्टैटिक जीएस है, उसमें पूरा जीएस थोड़ी ना उस बैच में। तुम्हें ये नहीं पता है, जो आपने पोस्टर देखा होगा उसमें हिस्ट्री पॉलिटिक्स है, उसमें तो केवल स्टैटिक जीएस है उस बैच में। तो अच्छा, अब ये जो अगला क्वेश्चन है, ये आपके यहाँ पे कम संभावना है इसकी आने की, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है, ये क्वेश्चन केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कराया था। ये तो कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाई गई शाखा में आई का मान बताना है, ये आपको बताना बेटा, ये लिखा आई, इस आई की वैल्यू क्या होगी। ये केवल इसलिए है कि अगर आपको पिछली वाली बात अगर अच्छे समझ में आई तो ये क्वेश्चन भी आपको करना चाहिए पेपर में, हालांकि मुश्किल आएगा पर ठीक है। सुबोध दास बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, जो पूछा जा रहा है वो करो, आगे से आगे ज्यादा ज्ञानी मत बनो। यहाँ देखो, अब आप एक चीज देखो, जब भी आपको कोई जंक्शन दिखाई दे तो आप जैसे यहाँ पे बेटा जंक्शन है ये, तो मैंने कहा था कि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा, तो आने वाली कौन सी है, जाने वाली कौन सी है, ये जो बेटा जो जंक्शन है देखो इसकी तरफ को कौन सा एरो आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो यानी कि 5 एम्पियर की करंट तो आ रही है। अब इस वाले पॉइंट देखो दूर कौन सी जा रही है, 8 एम्पियर की, ये वाली भी देखो इसकी तरफ को जा रही है, यानी कि 5 एम्पियर और ये 3 एम्पियर तो आने वाली, जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूं ये ब्लू कलर होगी आने वाली धाराएं और रेड कलर वाली बनाऊंगा मैं जाने वाली धाराएं। तो अगर आप इस वाले पॉइंट को देखेंगे, यहाँ पे कुछ सही मामला चल रहा है, भाई जो पॉइंट है इसकी तरफ को ये तो एक एरो तो ये आ रहा है, इसकी तरफ को एक ही आ रहा है, टोटल करंट 8 एम्पियर की आई तो 8 ही चली गई। अब मैं इसे पकड़ रहा हूं, ठीक है, आने वाली धाराओं को मैं बनाऊंगा नीले कलर से, तो इस वाले पॉइंट पे एक तो 6 एम्पियर की करंट आ रही है, 6 एम्पियर की आ रही है, और दूर कौन सा जा रहा है, इसे एक एरो ये दूर जा रहा है, एक ही दूर जा रहा है, तो 6 में से बेटा अगर 3 एम्पियर दूर चली गई तो यानी कि ये 100% ये वाली यहां से 3 एम्पियर की ये होगी। वैसे इस जंक्शन पर टोटल करंट 6 एम्पियर की आई तो 6 की जाएगी, 3 एम्पियर यहां चलेगी तो 3 एम्पियर यहां चली जाएगी। अब इस वाले पॉइंट को पकड़ो आप, इसमें देखना इसकी तरफ को एक तो एरो ये बन गया 1.5 एम्पियर ये, और एक एरो बेटा ये बन गया 3 एम्पियर वाला, एक 3 एम्पियर बन गया, ठीक है, तो एक इसमें 3 एम्पियर की करंट आई, एक 1.5 आई, तो टोटल हो गई 4.5, तो 4.5 में से अगर ये आधा एम्पियर इधर चली गई तो 4 एम्पियर इधर जाएगी, तो यानी कि करंट कितनी बनेगी, आई की वैल्यू बनेगी 4 एम्पियर। तो आंसर क्या बनेगा इसका, 80 ऑप्शन। ये क्वेश्चन हम केवल ये चेक करने के लिए होता है कि थोड़ा सा वो जो आपको हमने नियम बताया है इसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। भाई अभी बहुत सारे बच्चे जो है उन्हें यही नहीं पता चल पाता कि कौन सी करंट आ रही है कौन सी जा रही है। भाई आप इस जंक्शन को पकड़ो, इस वाले को, तो देखो इसकी तरफ को कौन कौन से एरो आ रहे हैं, तो इसकी तरफ को एक एरो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, कि टोटल 8 आई, इससे दूर कौन सा जा रहा है ये वाला, तो 8 एम्पियर चली गई। अब इस वाले को पकड़ो, इसकी तरफ को कौन सा एरो आ रहा है, केवल ये आ रहा है 6 एम्पियर का, तो 3 एम्पियर अगर इधर चली गई तो 6 में से 3 अगर इधर गई तो 3 इधर चली जाएगी, चलो ये भी हो गया। अब इस वाले को पकड़ो, तो इसमें एक तो 1.5 एम्पियर का इधर को आ रहा है, 3 एम्पियर वाला 4.5 एम्पियर आया, तो गया कितना, एक ही आधा एम्पियर अगर ये चला गया तो 4 एम्पियर ही होगा। पहले मुझे बताओ कि यहां तक की जो बात है ये बात आप समझ पा रहे कि नहीं। ये क्वेश्चन कई क्वेश्चन हम क्लास में कराते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते जो पेपर में आने वाले हों। पेपर में अगर आएगा तो यहां से ये वाली लाइन ये वाला पूछ सकता है, ये आसान है कि बच्चा कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही कर दे। कुछ क्वेश्चन इसलिए भी होते हैं ताकि जो आपको बात बताई गई है वो कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक, चलो अब हमारे पास में हमने कहा कि आने वाली जो धाराओं का योग होगा वो जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। इनकमिंग करंट जो होगी हमेशा किसके बराबर होगी, आउटगोइंग करंट के बराबर। अब देखो पेपर में आपसे पूछेगा क्या, ये जो मैंने दोनों बातें बताई हो सकता है कि आपसे दोनों ही ऐसे क्वेश्चन ना पूछे। अब पेपर में जो आता है ये तो वो है जो आ सकता है कि किसी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन में कि 1 2 3 एम्पियर की जा रही है, 1 2 और आई एम्पियर की आ रही है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी। अब पेपर में जो आएगा बेटा उसे ध्यान समझना, ये सबको याद रखना है, रट लेना, याद कर लेना जो भी आपको मन करे। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी जंक्शन पर जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी, जितनी करंट आएगी उतनी जाएगी, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं भाई मैंने करंट कहा था कि करंट का होता है, करंट का होता है चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि इस जंक्शन पर जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज चला जाएगा। भाई करंट चार्ज का फ्लो करना ही तो है, तो ये भी तो कहा जा सकता है कि किसी पॉइंट पर जितना चार्ज आता है ठीक उतना ही जाता है। जब आप ये कह रहे हो कि जितनी करंट आएगी उतनी ही जाएगी, करंट का मतलब ये चार्ज का फ्लो करना। तो पेपर में पूछता है कि जो किरचॉफ का पहला नियम है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। किरचॉफ का पहला नियम काम करता है चार्ज कंजर्वेशन पे, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर, कि किसी पॉइंट पर जितना चार्ज आएगा उतना ही जाएगा।
चार्ज आया 100 कूलम, ऐसा नहीं कि 12 कूलम ही जाएगा, आया 100, 150 चला गया, तो जितना आएगा उतना जाएगा, चार्ज कंजर्वेशन पे काम करता है ये। तो यहां पर लिखेंगे इंपोर्टेंट लिखकर, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ is an example of law of charge conservation, law of charge conservation। किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण है, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज एन एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये अच्छा शब्द रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऐसे लिख लो, लॉ ऑफ लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये देखो, ये लाइन जो अभी बच्चा आज क्लास में आ गया, उसे लाइन को याद रखनी है कि किरचॉफ का पहला नियम किस पर आधारित है, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर। इसकी ये वाली स्टेटमेंट याद रखना चाहो तो ये भी याद रख सकते हो कि किसी जंक्शन पर जितनी धाराएं आएंगी उतनी धाराएं जाएंगी, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे टोटल 13 एम्पीयर करंट आ रही है तो 13 ही जाएगी, अगर ये 3 एम्पीयर तो 100% ये 10 एम्पीयर की होगी। दो हमने आपको इसमें अलग से एग्जाम्पल भी बताए। ठीक है, ठीक है, हाँ, चार्ज कंजर्वेशन में ये कह सकते हैं। दूसरी चीज, एक तो भाई क्लास में मुझे समझ में नहीं आता, एक तो बच्चे लेट आएंगे, ऊपर से क्या लिखेंगे, मैं लेट हो गया हूं, तो भाई अब क्यों बता रहे हो, उसे हो गए हो तो क्या करें इसमें। फिर कहेंगे कौन से नंबर की स्लाइड चल रही है, कितने पेज हो गए हैं, मेरा कितना छूट गया है। भी अगर आपका लेट हो गया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, क्लास खत्म होगी बाद में देख लेना, रिकॉर्डेड फॉर्म में तो रहती है, कल टाइम से आ जाना। जिस दिन आपको लगे कि पढ़ाई बहुत सीरियस है, बहुत जरूरी है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है, उस दिन टाइम से आओगे। जिस दिन नहीं लगेगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, मत आओ, बाद में देख लो। इतना क्यों परेशान होना, इसमें बार बार कमेंट करके बताना कि मैं लेट हो गया हूं, जल्दी आ गया हूं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। आप अपने ऊपर देखो कि जरूरत किस चीज की ज्यादा है। आप लेट हुए हो, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लिखेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम भी कहा जाता है इसे, किरचॉफ का वोल्टेज, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। ठीक है, तेरा हेल्थ कैसी है, हेल्थ तो सही है भाई। अब ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखा है, बड़ा ही है भाई, कंप्यूटर स्क्रीन फुल कर लो, मतलब अपने मोबाइल की ऐसे मत देखो, मोबाइल की स्क्रीन फुल करके देखोगे बड़ा ही लगेगा आपको। ये दिक्कत हो, कि आप मोबाइल की स्क्रीन फुल करके नहीं देखते। तो ठीक है, थोड़ा सा जैसे ये बस सर में दर्द था तो मैं ऐसे सो गया था अभी शाम को, तो इसलिए थोड़ा सा भी बुझा बुझा सा लग रहा है माहौल, और टाइम इतना भी नहीं मिला मुझे कि मैं अच्छे से मुंह धो लूं बहुत देर तक। और हमारी आदत नहीं है क्लास बिल्कुल भी लेट लेने की, कि अपने मुंह हाथ धोने के चक्कर में आप 5 मिनट तक परेशान रहो, क्लास क्यों नहीं चल रही, क्लास क्यों नहीं चल रही, कमेंट करते हुए। यहाँ पर हमारी आदत है, अगर क्लास 9 बजे की है तो मैक्सिमम वो 9:01 तक चल जानी चाहिए। मैं चला तो 9 बजे देता हूँ, तो थोड़ा सा वो ना लाइव में और उसमें थोड़ा फर्क आता है। तो मैं तो यहाँ पे क्लास जैसे 9 बजते हैं मैं स्टार्ट कर देता हूँ। हो सकता है कि आपके यहाँ पर 9:40, 9:40 पर या 9:55 पर स्टार्ट होती हो, हम तो यहीं से कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये बेटा जो सेकंड लो है, ये आपके लिए अच्छी बात ये है कि आपको इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम बड़े बड़े सर्किट सोल्व कर रहे होते, हम यहाँ पे आईआईटी की तैयारी कर रहे होते, नीट की तैयारी कर रहे होते, तो ये सेकंड लो में बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता। ये बड़े बड़े सर्किट को सोल्व करने के काम आता है। उसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग पार्ट में किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे, होता है सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई आर करके, तो उसकी आपको जरूरत नहीं है। बस आपको इसमें एक बात ये याद रखनी है, जैसे जो किरचॉफ का जो पहला नियम है, किरचॉफ का जो पहला नियम है वो मैंने कहा कि वो चार्ज कंजर्वेशन पे, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। तो सेकंड में केवल आपसे पूछेगा कि किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है ये किस पे काम करता है। याद रखना है कि ये एनर्जी कंजर्वेशन पे, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। एक लाइन याद रखनी है इसमें, मैंने कहा कि यही अगर क्लास हम पढ़ रहे होते, मान लो कि 12th के बोर्ड के एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते, आईआईटी के नीट की तैयारी कर रहे होते, तो हो सकता था कि मैं 2 दिन केवल इसी के ऊपर न्यूमेरिकल कराता आपको। तो बहुत बड़े बड़े सर्किट सोल्व करने का काम आता है, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक चीज लिखनी है, किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ
इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण है। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण है। ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण है। ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे काम कर रहा है, पहले वाला चार्ज कंजर्वेशन पे काम कर रहा था। ये बच्चा कह रहा है कि सर ये, हाँ देखो, ये जो नियम है ना किरचॉफ के जो नियम बता रहा हूं मैं, ये एसी और डीसी दोनों के लिए वैलिड है। किरचॉफ का नियम ऐसा नहीं कि केवल एसी करंट पे काम करेगा, डीसी दोनों के लिए। अगर मान लो चाहे किसी जंक्शन पर चाहे डीसी करंट आ रही हो, तेरह एम्पियर तो जाएगी, 13 एसी और डीसी दोनों के लिए वैलिड है। किरचॉफ का नियम ऐसा नहीं कि केवल एसी करंट पे काम करेगा, डीसी दोनों के लिए। अगर मान लो चाहे किसी जंक्शन पर चाहे डीसी करंट आ रही हो, 13 एम्पियर तो जाएगी, 13 एम्पियर ही, वो भी वहां पे जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज आएगा। तो दोनों ये किरचॉफ का नियम आप चाहो तो लिख सकते हो। किरचॉफ्स लॉ जो है ये एसी और डीसी दोनों पे काम करते हैं। किरचॉफ्स लॉ जो है, किरचॉफ के जो नियम है, किरचॉफ्स लॉ वैलिड फॉर एसी एंड डीसी बोथ। ये प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों पर कार्य करते हैं। एसी डीसी दोनों पे काम करेंगे। ठीक है। लेकिन इससे हमने बताया कि जो गैल्वेनोमीटर होता है, जो करंट की डायरेक्शन भी बताता है, वो एसी पे काम नहीं करता, गैल्वेनोमीटर केवल डीसी पे काम करता है। ठीक है। किरचॉफ के जो नियम है वो एसी डीसी दोनों के लिए वैलिड है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्मर जैसे जो हमने बताया कि वो डीसी पे काम नहीं करता, वो केवल एसी पे काम करता है ना, तो ये दोनों पे काम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम कुलाम्स लॉ, कुलाम का नियम, कुलाम्स लॉ, कुलाम का नियम। इसे मैंने यूट्यूब पर 3 क्वेश्चन कराए थे कुलाम के नियम से जुड़े हुए भी। कुलाम्स लॉ, कुलाम का नियम। देखो कुलाम साहब ने मैं क्या क्या बताया, इन बातों को बड़े ध्यान से देखेंगे। मान लो बेटा मेरे पास में 2 पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश। पॉइंट चार्ज का मतलब है कि जो चार्ज है ना बिल्कुल जैसे पॉइंट के, यानी कि मेरे जो चार्ज है ना वो बिल्कुल एक पॉइंट के ऊपर रखा हो, बड़ी बॉडी के ऊपर फैला हुआ ना हो। तो कुलाम का जो नियम है, सबसे पहले ध्यान रखना कि कुलाम का जो नियम है ये केवल पॉइंट चार्जेस पर काम करता है, बिंदु आवेशों पर। यानी जो आवेश है वो किसी पॉइंट पर रखे होने चाहिए। यानी जो हम कुलाम के नियम में 2 पार्टिकल लेंगे, उनका साइज पॉइंट के बराबर होना चाहिए। और उनका साइज थोड़ा बड़ा है तो उनके बीच की दूरी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आप उन्हें पॉइंट मान सको। तो या तो चार्ज बहुत दूर दूर हो ताकि दोनों को बिल्कुल पॉइंट के बराबर मान सकें, या फिर वो पॉइंट चार्ज हो। तो एक तो बात याद रखना कि कुलाम्स लॉ जो वैलिड है वो केवल बिंदु आवेशों के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। मैं भी आगे लिखवा भी दूंगा। तो मान लो कि मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज है, एक ये एक ये, और इनके बीच की दूरी है r। तो पॉइंट चार्ज में जैसे आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ये बिल्कुल पॉइंट के बराबर ही मान सकते हो। इलेक्ट्रॉन का साइज तो बहुत ही छोटा होता है, ना के बराबर का ही। तो मेरे पास में 2 बिंदु आवेश हैं, इनके बीच की दूरी है r। अब आपको ये तो पता है कि अगर आपके पास में 2 चार्ज पार्टिकल, 2 आवेशित कण हैं, तो सब बच्चे जानते हैं कि अगर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव, तो दोनों रिपेल प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों नेगेटिव चार्ज है तो भी रिपेल करेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेंगे। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि समान प्रकृति के आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, विपरीत वाले पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि ये रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे कितने फोर्स से। ये 50-50 न्यूटन के फोर्स से रिपेल करेंगे या 50-50 न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तो उसके बारे में कुलाम ने बताया कि 2 बिंदु आवेशों, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेंगे, वो फोर्स जो है ये दोनों आवेश के गुणनफल के, दोनों के प्रोडक्ट के होंगे प्रोपोर्शनल। दोनों के गुणनफल के प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, जैसे आपसे मैं कहूं कि भाई एक चार्ज मेरे पास ये है 5 कूलम का, एक मेरे पास में है 4 कूलम का। उतनी दूरी पर अगर मैं आपसे कह दूं मेरे पास में एक है 6 कूलम का, एक है 3 कूलम का, तो बताओ किस केस में ज्यादा एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे, पहले केस में कि दूसरे केस में? ये 5 और 4 कूलम के चार्ज एक दूसरे पर ज्यादा बल लगा रहे होंगे, या 6 और 3 कूलम वाले एक दूसरे पर ज्यादा बल लगा रहे होंगे? तो आप कहोगे सर 2 चार्ज पार्टिकल कम फोर्स लगाएंगे ज्यादा, उसके लिए आप क्या करो, उनके ऊपर जो चार्ज है उसकी मल्टीप्लाई कर लो, Q1 इंटू Q2। तो 5 की 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 आएगा, यहाँ पे 6 18 ही आएगा। यानी कि इनके बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहे होंगे, ये ज्यादा फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे होंगे। तो 2 पॉइंट चार्जेस, 2 बिंदु आवेशों के बीच में जो बल लगते हैं वो बल कम है या ज्यादा है, तो उसके लिए आपको दोनों चार्ज पार्टिकल के ऊपर रखे चार्ज की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई करके उतना ही बड़ा नंबर आएगा, उतना ज्यादा फोर्स लगाएंगे। शिवांकर मलिक ने, श्याम कुमार गुप्ता ने सही बताया। दूसरा बेटा जो फोर्स है ये दोनों के जो बीच की दूरी है उसके स्क्वायर के होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा दूर होंगे उतना ही कम फोर्स लगाएंगे, दूरी कम होगी तो फोर्स ज्यादा लगाएंगे।
तो दो चार्ज पार्टिकल आवेशित कणों के बीच में जो बल लगेगा वो दूरी पर डिपेंड करेगा। अब यहां से तो क्वेश्चन आता है बड़ा फिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 1, अगर मैं आपसे कहूं कि दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2, इसका मैं आंसर देखना चाहूंगा सब बच्चों का। इनके बीच की दूरी है r। अगर मैं इनके बीच की दूरी पहले से डबल कर दूं, दूरी को पहले से अगर डबल कर दिया जाए तो इनके बीच में लगने वाला बल पहले से कितने गुना हो जाएगा। तो दो आवेशित कणों के बीच की दूरी डबल कर देने से, मान लो पहले 4 मीटर पे थे, अब 8 मीटर कर दिया, तो दूरी डबल करने से उनके बीच में लगने वाला बल पहले से कितने गुना हो जाएगा, ये आपको बताना है। करो। कु, केशव कुमार, शुभंकर, मलिक सब करेंगे। सुनील कुमार कह रहे फिजिक्स वाली क्लास से एलपी का एग्जाम निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। बहुत बढ़िया। जितने बच्चे से श्याम कुमार गुप्ता, योगेंद्र, अरुण, सादाब, अमित, रोहित, फैजान का गलत है पूरी क्लास में, एक कुन्नू दुबे का गलत है, संतोष कुमार पंडित का गलत है, बबलू यादव का भी गलत है, ये अमन का, अजय का, गौरव का सही है, सुमन का गलत है, विमल कुमार का गलत का भी गलत है। बेटा आपको सब कुछ आपके सामने है, आप उसके बाद भी आंसर नहीं दे पा रहे, कितनी बेइज्जती की बात है ये। अभी मैंने कहा कि जो फोर्स है वो दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कह रहा है कि दूरी डबल करने पर फोर्स कितने गुना हो जाएंगे। तो फोर्स दूरी पर डिपेंड करते कैसे हैं, दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपने कर दी दूरी डबल, तो दूरी तो फॉर्मूले में नीचे लिखा है, तो डबल का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ गया, यानी फोर्स जो है वो पहले की अपेक्षा 1/4 गुना हो जाएंगे, 1/4। तो पहली बात समझो, जो बच्चे 4 गुना, दुगुना या 8 गुना बता रहे हैं, उनका तो लॉजिक कितना गंदा है। अगर आप दो चार्ज पार्टिकल के बीच की दूरी को बढ़ाओगे, बेटा दूरी तो नीचे लिखा हुआ है, अगर दूरी बढ़ेगी तो फोर्स तो कम आना चाहिए, पहले जितना बल लग रहा था उससे कम बल लगना चाहिए। और आप कह रहे हो जी ज्यादा 8 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। संजय कुशवाहा भी 4 गुना बता रहे हैं, एक तो 64 गुना ही बता रहा है खुशबू। तो आपको ये नहीं पता चल रहा कि सर ने साफ साफ आंसर लिख रखा है कि फोर्स जो है वो दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दूरी बढ़ने पर फोर्स घटेगा, तो दूरी डबल करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो फोर्स पहले से 1/4, 1/4 ही रह जाएंगे। कितनी बेइज्जती वाली बात है ये, कि सामने देख के भी हम गलत कर रहे हैं। तुम्हारे हालात देखकर लग रहा है कि क्वेश्चन और पूछना पड़ेगा 5-7 बच्चों के। अगर मैं आपसे कहूं कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, इनके बीच की दूरी r है, अगर इनके बीच की दूरी पहले से 1/3 कर दी जाए, 1/3, तो इनके बीच में लगने वाले बल पहले के कितने गुना हो जाएंगे। लोकेश रजक करो, शिवम कुमार, सत्येंद्र कुमार करते रहो। बबलू यादव कह सॉरी सर मिस्टेक हो गया, मिस्टेक नहीं, भारी मिस्टेक हो गया है, ब्लंडर हो गया है। गंगाजल मूवी देखी तुमने, सांप को नहीं पहचानता है, तो वही हो गया, ब्लंडर है ये, गलती नहीं कहेंगे इसे। फैजान हुसैन का ठीक है, आशा बुनकर ने गलत कर दिया है, बिहारी बाबू का ठीक है, वाई के जी का गलत है ये, निखिल का सही है, एस कुमार का सही है, विक्रम कुमार का ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत तेज से कमेंट जा रहे हैं, हम सबके नाम नहीं ले पा रहे अब। एक सुनील कुमार का गलत है ये, बिट्टू रजक, विजय का सही। देखो जितने बच्चे 1/9 कह रहे हैं उनका गलत है, 9 गुना वालों का सही है। भाई आप लोग फिर से दिमाग नहीं लगा रहे हो, अगर दूरी हमने कम कर दी 1/3, दूरी बेटा अगर हम कम करेंगे तो दूरी कम होने पर फोर्स तो ज्यादा होंगे। देखो जब दूरी ज्यादा थी दुगनी, दूरी ज्यादा करने पर फोर्स घटता है, दूरी कम होने पर फोर्स बढ़ जाता है। तो दूरी तो हम यहाँ पे कम कर रहे हैं, तो दूरी कम करने पर फोर्स तो बढ़ना चाहिए, दूरी कम कर रहे हैं ना। अब देखो फोर्स जो है वो दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये 1/3, इसका स्क्वायर कर दो तो 1/9 आएगा, तो 9 पहुंच जाएगा ऊपर, तो इनके बीच में लगने वाला बल पहले का 9 गुना हो जाएगा, 9 टाइम्स। जिन्होंने 9 गुना लिखा उनका सही है, जो 1/9 लिख रहे हैं उनका गलत है, ठीक है। शिवम कुमार 9 गुना बिल्कुल ठीक लिखा, गणेश कुमार कह रहे हाई टाइम्स आया करो भाई, खुसरुद्दीन का ठीक है, अंकित कुमार का गलत था ये, विमल कुमार का भी सही था। हमारे पास 2 इक्वेशन है 1 और 2, तो हम दोनों इक्वेशन को मिला देते हैं। फ्रॉम इक्वेशंस 1 और 2, बेटा पहले वाली क्वेश्चन क्या कह रही है कि फोर्स जो है Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल है, और दूसरी कह रही है कि R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो इक्वल टू आएगा, तो जब समानुपाती का बेटा चिन्ह हटा के हम इक्वल टू लगाते हैं ना, तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट को लिखते हैं हम K से, तो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला बन गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे K जो है एक कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। याद रखना K की वैल्यू, ठीक है। ये K की वैल्यू 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर है। मैं मान के चल रहा हूं कि जो दोनों चार्ज पार्टिकल है ना, इनके बीच में फ्री स्पेस है। तो अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में ये मान के चल रहे हैं कि फ्री स्पेस यानी कि खाली जगह है, कुछ भी नहीं है, हवा वगैरह कुछ नहीं है, फ्री स्पेस हम मान के चल रहे हैं, मुक्त स्थान, फ्री स्पेस। और फ्री स्पेस हो तो K की वैल्यू होगी 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। यानी जो कुलाम दो चार्ज पार्टिकल के बीच में बेटा जो फोर्स लगेंगे वो इस बात पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि बीच में कौन सा मीडियम है। मान लो कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कौन सा मीडियम है, तो हर एक मीडियम इक्वली अलाउ नहीं करेंगे, बराबर
उन्हें अलाउ नहीं करेंगे कि बराबर हर हर केस में उतना ही फोर्स लगाए, कोई अलग अलाउ करेगा, कोई कम अलाउ करेगा, कोई ज्यादा करेगा, है ना। तो बीच में जब कूलाम लॉ में ध्यान रखना कि दो आवेशित कणों के बीच में जो बल लगते हैं, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो बल लगते हैं, वो बल बीच में क्या माध्यम उपस्थित है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये बेटा जो फॉर्मूला है यहां पर ध्यान रखना, दिस फॉर्मूला दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। यह सूत्र केवल बिंदु आवेशों के लिए वैध है। यह सूत्र केवल बिंदु आवेशों के लिए वैध है। यह सूत्र केवल बिंदु आवेशों के लिए वैध है। तो ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, ये के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। गुलाम लो किस पर, अरे खुद ही लो है, तो किस थोड़े पे काम करेगा, तो खुद ही अपने आप में नियम है, ठीक है। तो हमारे पास में, मैं यहाँ पे जब जान पूछ के लिखना नहीं चाह रहा था, एक बच्चा पूछ रहा है तो मैं बता देता हूँ। ये बेटा जो के है ना, इस के को हम ये भी लिखते हैं, इस के को लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये जो एप्सिलॉन नोट है ना, ये इसे पढ़ते हैं एप्सिलॉन नोट, इसे हम कहते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसे कहते हैं हम निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। यानी कि अगर ये दोनों जो चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच में अगर बेटा मैं निर्वात ले लूं, यानी कि फ्री स्पेस, खाली जगह, निर्वात यानी कि कुछ ना हो, फ्री स्पेस ले लूं, तो ये यहाँ पे जो एप्सिलॉन नोट है, अगर ये तो है निर्वात के लिए, अगर यहाँ पे निर्वात ना होता, कुछ और मीडियम होता, तो फिर उसकी परमिटिविटी लिखी जाती, यानी कि वो कितना परमिट कर रहा है, कितना अलाउ कर रहा है। तो बीच अगर फ्री स्पेस है, तो ये Q1 Q2 को फोर्स लगाने के लिए कितना परमिट कर रहा है, तो होता परमिटिविटी, परमिटिविटी। तो परमिट करना, अलाउ करना, हर एक मीडियम अलग अलग तरीके से परमिट करता है। तो एक बच्चे ने पूछा, इसलिए बता दिया, हालांकि इसका कोई जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लो कि यहाँ पे जो के है, जिसके वैल्यू 9 गुना 10 की पावर 9 है, इस के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट में लिखा जाता है। एप्सिलॉन नोट में होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी अगर हम ये मान लें कि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में निर्वात है, फ्री स्पेस है, तो कितना ये परमिट करेंगे, अलाउ करेंगे दूसरे को फोर्स लगाने के लिए, वो है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसे आप भूल जाओ एक बार को। अब यहां देखो, अब हमारे पास में इससे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, एक तो मैंने बताया, चलो आपको मैं ऐसे दिखा देता हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन तो आप ये करो, इसने कहा है कि दो कण जिनका आवेश Q1 और Q2 है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इनके इनके बीच एक बल F उत्पन्न होता है यदि, ये देखो, ये मैंने उस दिन भी ठीक किया था, यहाँ पे यूट्यूब पर भी गलत है ये, यदि यदि दूरी पहले की पहले की पहले की 1/5 की जाती है, तो दोनों के बीच का बल कितना होगा। ये कह रहा है कि दो कण है Q1 Q2,
टू वो कुछ दूरी पर रखे हैं, तो Q1 Q2 कुछ दूरी पर रखे हैं, मान लो कि R कर लो। कह रहा कि अगर इनके बीच की दूरी पहले की 1/5 कर दी जाती है, अगर दूरी कर दी 1/5, तो उनके बीच में बेटा कितना बल लगेगा? तो आपको पता है कि फोर्स जो होता है वो दूरी के स्क्वायर के होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूरी कर दी 1/5, तो दूरी तो नीचे लिखा है फॉर्मूले में, तो 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1/25, 25 पहुंच जाएगा ऊपर, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 25 गुना। और वैसे एक बात और ध्यान रखना कि जब भी वो दूरी कम करेगा, तो दूरी कम करने पर फोर्स तो ज्यादा आने चाहिए, तो यानी कि या तो मेरा आंसर ये होगा, ये होगा, ये दोनों तो मेरा आंसर बन ही नहीं सकते, क्योंकि दूरी जब भी ज्यादा होगी आवेशित कणों के बीच की दूरी कम होने पर फोर्स की वैल्यू होगी ज्यादा। तो जिनका आंसर सी ऑप्शन आया उनका बिल्कुल ठीक आया है। तो इसमें हालांकि इसने 1/5 वाला पूछ लिया, पेपर में जनरली या तो दुगुना पूछता है या हाफ वाला पूछता है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच की दूरी दुगनी करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो फोर्स 1/4 रह जाएगा। दूरी आधी करेंगे तो आधे का स्क्वायर नीचे आएगा, 1/4, 4 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 4 गुना। ये दूरी दुगनी कहेगा या आधी कहेगा? 1/5 कह दिया, हमने 25 गुना कर दिया। इसी चीज को देखो उसने, ये पिछले साल एक सेट में क्वेश्चन पूछा था रेलवे के, प्रवीण, अमन, केशव, खुसरोदीन, योगेंद्र सिंह यादव, केशव वर्मा, प्रवीण, अमन सिंह, शिवांकर मलिक, हमें आंसर लिख रहे हैं किशोर कुमार खत्री, बहुत बढ़िया, अजय, कुलदीप, केवाई जी, शिवम, पायल, अमन, बहुत करते रहो। इसने कहा कि कूलाम का नियम क्या कहता है? इसने लिखा है कि दो बिंदु आवेश, आपको पता है कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश पर पॉइंट चार्ज पे ही काम करता है, कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बेटा अनुक्रमानुपाती होता है समानुपाती, प्रोपोर्शनल के अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो आवेशित कणों के बीच में लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये आपके पेपर में आया हुआ है। ये जो मैं अगला दिखा रहा हूं, इस बार के एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 3 नंबर का। इसने कहा है, यानी पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये आपके पेपर में आया हुआ है। ये जो मैं अगला दिखा रहा हूं, इस बार के एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 3 नंबर का। इसने कहा कि F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये मैंने आपको बताया, तो कूलाम का नियम है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलाम का नियम बनेगा। ठीक है, तो ये आसानी क्वेश्चन है, इनमें ज्यादा कुछ ऐसे तामझाम है नहीं। ठीक, अच्छा, अब यहां पर अगला जो क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे, इसे थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। अगले वाले को देखो, अगर मैं आपसे बात पूछूं, बहुत ध्यान से समझना। हाँ, स्थिर चार्ज के लिए देखो, ये पूरा पूरा जब कूलाम स्लो पढ़ रहे हैं ना,
ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आता है, जहां पे चार्ज पार्टिकल स्टैटिक होते हैं, रुके हुए होते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल भागना शुरू कर देगा ना, तो फिर वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करने लगेगा। ये चार्ज इसमें स्थिर आवेश होने चाहिए, स्टैटिक चार्ज। अब यहाँ देखो, ये बच्चा कह रहा है कि लाइफ में नेगेटिव चीजों से दूर कैसे रहें। ये कोई हम प्रवचन नहीं चल रहा महात्मा जी का, नेगेटिव से दूर कैसे रहें, पॉजिटिव से दूर कैसे रहें। अब यहाँ देखो, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरे पास में बेटा दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक पे चार्ज है मान लो कि 10 गुलाम, एक पे 400 गुलाम, एक पे 100 गुलाम, एक पे 400 गुलाम। ठीक। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो आपको पता है कि दोनों रिपेल कर रहे होंगे, दोनों नेगेटिव है तो भी प्रतिकर्षित रिपेल कर रहे होंगे, एक पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो कि मेरे पास में दो चार्ज पार्टिकल है, 10 गुलाम और 100 गुलाम का, जब ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे, तो आपको ये बताना है कि इनमें से 10 गुलाम वाला 100 गुलाम पे ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, या 100 गुलाम वाला 10 गुलाम पे ज्यादा बल लगा रहा होगा। जब दो पॉइंट चार्जेस बिंदु आवेशों के बीच में बल लगता है, तो 10 गुलाम वाला 400 गुलाम पे ज्यादा बल लगाएगा कि 400 गुलाम वाला 10 गुलाम पे ज्यादा बल लगाएगा। ऐसा अगर क्रिस्टोफ का लॉ आता है 5 नंबर का, बिहार बोर्ड में, हर एक बोर्ड में आता है, बिहार में क्या। गतिशील चार्ज के लिए क्या होगा, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अमन सिंह। मैंने कहा आपसे कि मेरे पास दो आवेशित कण है, 10 गुलाम और 400 का, तो इनमें से कौन सा फोर्स ज्यादा लगेगा, 10 गुलाम वाला 400 पे कि 400 वाला 10 पे। निखिल का सही है, सुअंकर मलिक का गलत हो गया, सुनील कुमार का महागलत हो गया, श्याम कुमार गुप्ता का ठीक है, दया का गलत है, फैजान का गलत है, अरुण का सही है, कमल का सही है, शिवम कुमार का सही है, निखिल सही, संजय, ये बहुत सारे बच्चों को गलत है। देखो सबका नाम मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। बेटा याद रखना, जब भी दो चार्ज पार्टिकल या जब भी दो वस्तुओं के बीच में बल लगे, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितना बल पहली वस्तु लगाती है दूसरी पर, हमेशा उतना ही दूसरी लगाती है पहली पर। जितना फोर्स ये 10 गुलाम का चार्ज 400 गुलाम पर लगाएगा, एग्जैक्ट 400 वाला भी 10 पे लगाएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कुलाम का नियम कह रहा है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला बल, मैंने थोड़ी ना कहा है कि ज्यादा चार्ज कम पर कितना बल लगाएगा, कम कितना ज्यादा पे, दोनों बराबर ही बल लगाएंगे। हमेशा जितना फोर्स पहली वस्तु लगाती है दूसरी पर, उतना ही लगाती है दूसरी पहली पर। भाई याद करो, मेरे हाथ में मार्कर है, अगर मैं आपसे कह दूं कि मार्कर को मैं छोड़ रहा हूं, नीचे क्यों आ रहा है, तो आप कहोगे सर मार्कर नीचे आ रहा है, धरती से खींच रही है अपनी तरफ को। और आपको पता है कि धरती मार्कर को जितने बल से अपनी तरफ खींचती है, धरती मार्कर को जितने बल से अपनी तरफ खींचेगी, ये मार्कर भी ठीक उतना ही बल धरती पे लगाता है। सोच रहे हो, जितने फोर्स से धरती मार्कर को खींचती है, मार्कर भी धरती को उतने फोर्स अपनी तरफ को खींचता है। वो बात अलग है कि उतना ही फोर्स तो मार्कर पे लगा, मार्कर हल्का है तो मार्कर तो नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, उतना ही फोर्स धरती पे लग रहा है। जहां पे हिमालय पर्वत भी है तो धरती आपको उठती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे ही यहां पर भी दो चार्ज पार्टिकल जो है, जितना फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही इस पे लगाएगा, बस इनमें जो हल्का होगा वो आपको हिलते हुए दिख जाएगा, भारी हो सकता है कि हिलते हुए ना दिखे। भाई देखो, न्यूटन का थर्ड लॉ जो है ना, एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये हमेशा काम करता है कि जितना बल पहली वस्तु लगाएगी दूसरी पर, उतना ही दूसरी लगाएगी पहली पर। जितना फोर्स धरती लगा रही है एप्पल पर, उतना ही एप्पल भी लगाता है धरती पर, बस जो हल्का हल्का होगा वो आपको हिलते हुए दिख जाएगा। ऐसे दो चार्ज पार्टिकल में जितना फोर्स लगाएगा पहला दूसरे पर, उतना ही दूसरा लगाएगा पहले पर। इक्वल फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर। तो अगर मान लो, अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास में दो चार्ज पार्टिकल थे, ये 10 गुलाम का और 400 गुलाम का, ये मान लो कि दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो मान लो कि 10 गुलाम वाले ने फोर्स लगाया 400 पे F1, और 400 वाले ने 10 गुलाम वाले पे फोर्स लगाया F2, तो F1 और F2 की वैल्यू बराबर होगी, दोनों इक्वल फोर्स होंगे। तो कुलाम का जो नियम है, न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो कर रहा है ये। जितना फोर्स पहली वस्तु लगाएगी दूसरी पर, उतना दूसरी लगाएगी पहली पर। ये क्वेश्चन अगर अचानक से पेपर में आ जाए तो 99% बच्चा तो गलत करके आ जाएगा। 1 गुलाम 100 गुलाम ज्यादा बल कौन लगाएगा, क्लास लाइन से लिख देगी 100 गुलाम 100 गुलाम। हमें क्या टिक लगाना, बराबर, जितना फोर्स पहली वस्तु दूसरी पर, उतना दूसरी लगाएगी पहली पर। समझ रहे बात को। ठीक है भैया दिलीप भाई, आपने एहसान किया हमारे ऊपर, आप लाइव आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में। अब हमें माफ कर दो, ठीक है। चलो अब देखो, अब हमारे पास में जितना फोर्स पहली वस्तु लगाएगी दूसरी पर, उतना ही दूसरी किस पर लगाएगी पहली पर। इस वाले पॉइंट को हमें ध्यान रखना है।
दूसरा मैंने क्या कहा कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है वो उनके बीच में मीडियम जो प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। द फोर्सेज बिटवीन द फोर्सेज बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डिपेंड्स ऑन मीडियम प्रेजेंट बिटवीन देम। हिंदी में लिखेंगे, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके बीच में उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके बीच में उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है कि उनके बीच में कौन सा मीडियम प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा ये। मैं लिखा कि F1 इजल टू F2, माइनस नहीं है, F1 इजल टू F2, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे तो फिर आपको माइनस लगाना पड़ेगा कि डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, माइनस तो लगाएंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखा, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बच्चा कह रहा है कि ऐसे लिखो F1 इजल टू माइनस F2, ये अगर ऐसे लिखना तो फिर आपको वेक्टर लगाना पड़ेगा। यानी कि मैं बताना चाह रहा हूं कि दोनों फोर्स बराबर तो हैं, माइनस क्या बता रहा है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है, तो वेक्टर क्वांटिटी में हम यहाँ पे अभी केवल की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कह रहा अक्षीय दूरी बता दो पेपर मत, अरे वो नहीं आता है इसमें कि मान लो कि इक्वेटोरियल लाइन पर या उस लाइन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, ये सब बोर्ड का एग्जाम थोड़ी नहीं चल रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो यार, आज एक काम करते हैं, आज बस इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में लास्ट क्लास होगी इलेक्ट्रिसिटी की आपकी, जिससे मुझे कैपेसिटर पढ़ाना है, संधारित्र पढ़ाना आपको, एक आपको उसमें थोड़ा सा हम बताएंगे एक आध चीज के बारे में, और ये आज तो हो नहीं पाएगा वरना जल्दीबाजी में करना पड़ेगा तो फिर फालतू में समझ में नहीं आएगा, आपको दिक्कत होगी। चलो जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लेता हूँ, ये क्वेश्चन कर दो। एक क्वेश्चन और है गुलाम लो से जुड़ा हुआ, ये कर लो। चलो एक क्वेश्चन ही करना, ये भी हमने कराया यूट्यूब पर। अगर दोनों फोर्स माइनस हो तब भी रिपेल करेंगे, तब भी इक्वल फोर्स से ही रिपेल करेंगे, ये वाला करना। हम्म, इसने कहा कि दूरी डी से अलग दो बिंदु आवेश 9 न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यदि बीच की दूरी पृथ्वीकरण 3D हो जाए तो कितना होगा। देखो बेटा, दूरी कर दी आपने 3 गुना, तो डी से आपने दूरी कर दी 3 गुना, अब तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लिया होगा आपने, दूरी 3 गुना कर दी तो फोर्स होता है दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूरी 3 गुना करेंगे, 3 का स्क्वायर यानी कि फोर्स पहले से 1/9 रह जाएंगे, तो फोर्स जो है पहले का रह जाएगा 1/9 गुना। तो पहले फोर्स कितना लग रहा था 9 न्यूटन का, तो 1/9 करेंगे 9 न्यूटन का तो 1 न्यूटन आएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास में ए ऑप्शन। ठीक है, तो इनका आंसर ए। दीपक कुमार भी बता रहे हैं भाई इनका गलत है, सुषमा कुमारी भी बता रही है
तो भी गलत है। मुझे लगा था क्वेश्चन सारे बच्चे ठीक करेंगे भाई। इनके बीच में जब डी दूरी थी तो फोर्स लगा था 9 न्यूटन का। दूरी अगर 3 गुना कर देंगे तो फोर्स पहले का 1/9 रह जाएगा। तो पहले 9 था तो 9 न्यूटन का 1/9 नहीं कर पा रहे क्या आप? 1 न्यूटन ही तो आएगा भाई। पंकज यादव भी गलत कर रहा है, क्या हो रहा है क्लास में? रंजन कुमार का भी गलत है, पीयूष कुमार का भी गलत है, हरीश का भी गलत है, ये गौरव शर्मा का ठीक है, श्याम कुमार गुप्ता का ठीक था, शादाब खान का ठीक था, ये कुमारी ने गलत किया था, संजय ठीक कर रहे थे। ये तो भाई समझ में नहीं आया मैं कि आपने क्वेश्चन गलत क्यों कर दिया। ऐसे तो पहले 3 क्वेश्चन करा चुके हैं आपको। चलो कल भाई इलेक्ट्रिसिटी को हम समाप्त करेंगे। तो कल इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ी यूनिट हमारी समाप्त होगी, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, बेटा ये उस मैग्नेटिज्म में आते ही है। फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम है ना, राइट हैंड थंब रूल, ये सब आते हैं मैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना आते हैं। बाय, थैंक यू।